अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कैसे करे किसान अपने स्तर पर आसानी से वर्मी वॉश तैयार। बत्तख पालन करके कमाएं अच्छी आय। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से होने वाले दुष्प्रभाव तो जग जाहिर ही हैं। इसके बावजूद भी किसान अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग लगातार कर रहे हैं, जिससे मृदा और पर्यावरण तो प्रदूषित हो ही रहा है। इसके साथ ही जो उत्पादन मिलता है वह भी अच्छा नहीं रहता है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए आज हम आपके लिए जानकारी लाए हैं वर्मी वॉश तैयार करने के बारे में, जिसको बनाकर यदि आप फसलों में प्रयोग करते हैं तो मृदा और पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना फसलों से गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अपने स्तर पर कैसे तैयार करें वर्मी वॉश, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकड़ा के विषय विशेषज्ञ टीपी सिंह से। अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं किसान बंधुओं, अभी इस समय किसान बंधुओं घुलनशील उर्वरकों का प्रचलन जो है तेजी से बढ़ रहा है। क्यों कि जिस तरह से जब हम जो है ज़्यादा सॉलिड जो है उर्वरकों का जब उपयोग हम कर रहे हैं तो उसको प्लांट जो है पूरी तरह से नहीं ले पाता। कम से कम उसका जो है 30 से 35% ही पौधा जो है उसको उपयोग में लेता है, फसल उसको उपयोग में लेती है, और सब जो है वो वेस्ट जमीन में जिस तरह से पड़ा रहता है। और वो जमीन को क्या है कि कठोर करता है, उसकी जो है सॉइल पार्टिकल को जो है आपस में चिपका देता है। तो इससे जो है अब जो है घुलनशील उर्वरकों का जो उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। उसका जो है उपयोग भी जो है पौधा जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग भी कर लेता है, और घुलनशील उर्वरक का कोई जमीन के ऊपर ज़्यादा जो है कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। आप सब्जी लगाते हैं, आपकी जो है फल जो है झड़ने की समस्या रहती है, फल में आपकी जो है चमक नहीं आती है, सब्जियों में साइज जो है अच्छी नहीं बनती है, तो आप क्या करते हैं कि आप बाज़ार से जो है PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आप खरीद के लाते हैं और उसका स्प्रे करते हैं। तो आपका जो है लागत जो है आपकी उस फसल में बढ़ जाती है। आजकल किसान अपनी फसलों में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे फसलों का उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन उत्पाद की गुणवत्ता लगातार घट रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज किसानों का रुझान वर्मी वॉश की तरफ बढ़ रहा है।
तो इस परिप्रेक्ष्य में किसान बंधुओं अभी आपके सामने जो है बर्मी वाश यूनिट आपको दिख रही है। इसमें अब आपको क्या करना है कि जिस तरह से ये बहुत जो है आसान तकनीकी है, इस तरह का यदि आप जो है बर्मी वाश जो है अपने घर पे यदि आप तैयार कर लें तो आपको जो है आसानी हो जाएगी। आपको बाजार से जो है खरीदने की जरूरत पीजीआर नहीं पड़ेगी। आप जो है अपने घर पे ही इसको तैयार कर सकते हैं। यदि आप जो है 1 यूनिट लगाना चाहते हैं तो आपको जो है 3 मटके की ही आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप जो है 2 यूनिट एक साथ लगाना चाहते हैं तो आपको जो है 5 मटके की जरूरत पड़ेगी। और ये जो है आप ढांचा तो अपने घर पे भी आप जो है आसानी से तैयार कर सकते हैं। वर्मी वॉश को बनाने के लिए ज्यादा कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो आपके घर में उपलब्ध संसाधन है उनको ही उपयोग में लाकर वर्मी वॉश बनाया जा सकता है। वर्मी वॉश बनाने के लिए सबसे ऊपर पानी रखा जाता है, फिर उसके नीचे खाद केचुए डालने का पात्र रखा जाता है और सबसे नीचे वर्मी वॉश को इकट्ठा करने का पात्र रखा जाता है, जिसमें वर्मी वॉश रीस कर इकट्ठा होता रहता है, जिसे आप फसलों में उपयोग में ला सकते हैं। आपको करना क्या है किसान बंधु कि जिस तरह से आप जो है एक मटका लीजिए, उस मटके में उसके तल में जो है 1 सेंटीमीटर से भी कम आप जो है एक होल कीजिए और उसमें कोई बूंद बूंद गिरने के लिए उसमें कोई नल आप जो है फिट कर दीजिए छोटा सा। और उसमें जो मटके में आप उसके तल में आप होल कीजिए, छेद बनाइए, वो 1 सेंटीमीटर से भी कम हो। उसके बाद आप क्या कीजिए कि जहां आपने उसके तल में आप जो है 15 से 20 सेंटीमीटर मोटाई आप जो है ना गिट्टी रख दीजिए। उसके बाद जो है 15 से 20 सेंटीमीटर मोटा ही आप जो है सूखा खरपतवार रख दीजिए, या जिस तरह से आप जो है रेत जो है बजरी रख दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि आप उस मटके में आप जो है कच्चा गोबर जो है आप डाल दीजिए, एक तह आप बिछा दीजिए। उसके बाद आप जो है 25 से 50 जो है केंचुआ जो है आप बिछा दीजिए। फिर उसके बाद आप जो है ताज़ा गोबर की एक परत बिछा दीजिए। फिर उसके बाद 25 से 50 जो है केंचुआ आप जो है उस पर बिछा दीजिए। तो इस तरह से तह बाई तह करके आप इस मटके में जो है ताज़ा गोबर और उसके बाद आप जो है कम से कम 150 से 200 केंचुआ आप इस मटके में आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं इस ढांचे के ऊपर एक और मटका लगा हुआ है। इस मटके में किसान बंधु जो है पानी है। तो आप क्या कीजिए कि 15 से 20 दिन बाद जब ये केचुआ उस गोबर को जो है भोजन के रूप में वो खाता रहता है, खाने के बाद जो है अब आप 15 से 20 दिन तक जब वो खा ले तब आप देख रहे होंगे कि जो ऊपर वाले मटके में जो आप पानी रखे हैं उसमें आप बूंद बूंद जिस तरह से पानी आप छोड़ दीजिए। तो जो जिसमें आप केचुआ और गोबर जिस मटके में रखे हैं उसमें ये पानी बूंद बूंद छोड़ेंगे तो इसमें नमी जो है इस मटके में नमी हो जाएगी और केचुआ खाने के बाद अपने शरीर से जो पानी छोड़ेगा, अब उसके बाद उस जो केचुआ जो है भोजन के रूप में जो गोबर को खा रहा है, एक तो वेस्ट के रूप में जो है छोड़ेगा, तो वो वेस्ट के रूप में जो छोड़ेगा वो केचुआ खाद का जो है काम करेगा। केचुआ खाद तैयार हो गई। और जो अपने शरीर से जो केचुआ पानी छोड़ेगा आप उसको तीसरे मटके में आप उसको उस नलकी के द्वारा आप जो है उसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो केचुए के शरीर से छोड़ा गया पानी है आप उसको तीसरे मटके में आप उसको जो है आप इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद यही जो केचुए के शरीर द्वारा छोड़ा गया पानी है यही जो है बर्मी वाश हुआ। वर्मी वाश से फसल उत्पादन बढ़ने के साथ साथ फसल के उत्पाद की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। किसान भाइयों, आप अपनी फसलों में वर्मी वॉश का प्रयोग करके लागत को कम करने के साथ साथ पैदावार की गुणवत्ता भी बढ़ा सकते हैं, जिसको आप अपने घर पर काफी आसानी से बना सकते हैं। तो आप ये अपने घर पे इस तरह की यूनिट आप बना करके इकाई लगा करके आप अपनी जो है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन भी ले सकते हैं और जमीन पर भी कोई इसका जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे और जानेंगे कार्यक्रम में आगे क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। घड़ी के एक एक मिनट
शिक्षण संस्थानों में हिजाब नहीं, स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म सही। हाई कोर्ट में हारी, अब सुप्रीम कोर्ट की बारी। हारा हिजाब, जीता खिताब। विवाद शुरू होने के 74वें दिन आखिरकार वो फैसला आ गया जिसका न सिर्फ कर्नाटक बल्कि पूरे देश को इंतजार था। हालांकि हिजाब के समर्थकों को हाई कोर्ट का ये फैसला मंजूर नहीं। वो आगे क्या करेंगी हम आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। बत्तख पालन रोजगार का बेहतर जरिया बनता जा रहा है। इसे वैज्ञानिक तरीके से अपनाया जाए तो खुद के साथ कई और लोगों को भी रोजगार दिया जा सकता है। साथ ही बत्तखों में रोगों का प्रकोप भी कम होता है और इस व्यवसाय को अपनाकर कम खर्च में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो आप इस लाभ को देखते हुए किस प्रकार से करें बत्तख पालन, चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार से। बत्तख जो है कि पोल्ट्री में एक तरह से कही कि ब्रॉयलर मुर्गी के बाद जो है कि दूसरा स्थान रखता है। पूरे देश में जितने अंडे का उत्पादन है उसमें 10% तक डक का रोल है। जो भी पोल्ट्री पॉपुलेशन उसमें 10% तक डक का पॉपुलेशन है और 6-7% अंडा जितना हमारे यहाँ होता है वो डक का है। तो डक रियरिंग काफ़ी आसान है कंपेयर टू ब्रॉयलर फार्मिंग। ब्रॉयलर फार्मिंग में हम लोग को काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। डक को थोड़ा सा रिलैक्स होकर किसान पाल सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आवासन की भी वैसी ज़रूरत नहीं है जो मुर्गी के लिए है और खाना की भी वैसी ज़रूरत नहीं है जो मुर्गी के लिए है। संक्षेप में बताना चाहेंगे कि डक के आवासन के लिए हम लोग तीनों व्यवस्था रख सकते हैं। हम उसको घर में भी बना के रख सकते हैं या ऐसा भी व्यवस्था रख सकते हैं कि रात में घर में रखें और दिन में उसको बाहर चरने के लिए छोड़ें, या पूरा दिन भर उसको हम लोग चरने के लिए और रात में भी खुले में रख सकते हैं। हमारे यहाँ डक की दो प्रजाति, एक तरह से कहें कि हम लोग दो उद्देश्य से डक पालते हैं। एक अंडा देने के उद्देश्य से जो मुख्य उद्देश्य है, दूसरा मीट पर्पस। तो जिस तरह से ब्रॉयलर और लेयर है, वहीं यहाँ पे जो डक अंडा देने के उद्देश्य से हैं वो 2-3 वैरायटी, जैसे खाकी कैम्पबेल है, इंडियन रनर है, और वही मीट के लिए जो डक हम लोग यूज करते हैं वो मस्कोवी हो गया, व्हाइट पेकिन हो गया। उसके अलावा चाइना डक भी मीट के लिए ही हम लोग उपयोग में लाते हैं। इसको अगर हम लोग खाना खिलाते हैं तो लगभग 2.3 किलो खाना खा के ये डक हमारा 1 किलो का होता है। जो अंडा देने वाला डक है, अगर बढ़िया वैरायटी का है तो मुर्गियों से भी ज़्यादा, लगभग 300 अंडा 1 साल में देता है। ये अंडा हमारे लिए और ज़्यादा पौष्टिक और उपयोगी होता है, क्योंकि मुर्गी के अंडे के तुलना में इसका साइज 17 से 18 या 20 ग्राम तक ज्यादा होता है। मुर्गियों के अंडे का साइज ऑलमोस्ट 50 ग्राम होता है, ये 65 से 70 ग्राम तक का होता है। किसान भाइयों, बतखों का अच्छा विकास हो और इनसे अधिक अंडा उत्पादन हो सके, इसके लिए उनका संतुलित आहार प्रबंधन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आहार प्रबंधन में लापरवाही करने पर बतखों का विकास तो बाधित होता ही है, साथ ही घातक रोगों की चपेट में आ जाने पर इनकी मृत्यु भी होने लगती है। ऐसी परेशानी से बचने के लिए आप इनका आहार प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। खाने की जहाँ तक बात करें तो डक को हम लोग कंप्लीट अगर हम पूरा घर बना के रखते हैं तो हम लोग वयस्क डक को 120 ग्राम तक हम उसको प्रतिदिन खाना की आवश्यकता होती है, जिसका आहार मुर्गी के आहार से मिलता जुलता होता है। अगर अंडा देने वाला डक है तो उसके लिए हम लोग 16% प्रोटीन युक्त आहार देते हैं। अगर मीट के लिए डक यूज करते हैं तो 20% प्रोटीन युक्त आहार देते हैं। अगर हम डक को चरने के लिए देते हैं तो जो 120 है उसको हम लोग 60 ग्राम कर देंगे, जो सुबह शाम में खिलाएंगे, और दिन का आहार वो पानी के सोर्स से या अगल बगल में जो भी उसको प्राप्त होगा वो चर के प्राप्त कर लेगा। किसान भाइयों, वैसे तो बतखों को प्रतिदिन 150 ग्राम दाना देना उचित रहता है, लेकिन दाना महंगा होने के कारण आप दाने की मात्रा में आधी कटौती कर उसे घर व होटलों का बचा हुआ भोजन दे सकते हैं। साथ ही बतखों को बचे हुए फसल अवशेष भी खाने को दिया जा सकता है। तो सबसे पहले एक बात करते हैं, हम लोग उसको अगर घर बना के रखते हैं तो उसके लिए हमको एरिया चाहिए
3 स्क्वायर फीट के आसपास प्रति वयस्क डक हम लोग एरिया देंगे। अगर हम लोग घर भी रखते हैं और खाली जगह भी रखते हैं उसके दिन में चरने के लिए, तो उसमें 2 से 2.5 वर्ग फीट प्रति डक अगर देते हैं तो वो हमारा काम हो जाता है। अगर हम लोग पूरा खुला में रखते हैं तो 1000 डक के लिए मोटा मोटी 1 एकड़ एरिया की आवश्यकता है। किसान भाइयों, अक्सर बत्तख तालाब में अधिक रहती हैं। ऐसे में जब वे अपने आवास में लौटती हैं, तब उनका आवास गीला हो जाता है, जिससे कई बीमारियां पनपने लगती हैं। इससे बचाव के लिए बत्तखों के आवास को सूखा रखने की कोशिश करें। इनके आवास में समय समय पर बुझे हुए चूने का भुड़काव करें। इसके साथ ही और कौन से जरूरी प्रबंधनों को अपनाना है, आइए जानते हैं। डक पानी प्रेमी ये है पक्षी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल पानी हो और नहीं हो, इससे बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखा गया है कि अगर पानी है तो थोड़ा सा उसका एक्सरसाइज होता है, अदरवाइज वैसा कुछ नहीं है। जो एक और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है, लेकिन बैक्टीरियल बीमारी नहीं होकर उसका जो टॉक्सिन होता है उससे एक तरह से फूड पॉइजनिंग होता है, वो भी डक में काफ़ी सेंसिटिव है फूड पॉइजनिंग को लेके भी। तो बोटुलिज्म भी इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये बीमारी जो एक और डक में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो बच्चों में होता है, जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। बच्चा में डक को जब हम ब्रूडिंग करते हैं और डक को ठंडा लगता है या किसी तरह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, तो उस समय भी डक का जो है कि डक कोराइजा होता है, जिसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक और साथ में एंटीहिस्टामिनिक चला के कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि अभी भी रूरल एरिया में काफ़ी पाया जाता है, जहाँ जिनके पास ज़मीन कम है लेकिन अगल बगल में तालाब है, उसमें ये पाल सकते हैं। उसके अलावा इसके लिए उतना मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है, ये काफ़ी हार्डी होता है, ये उतना बीमार नहीं पड़ता जितना ब्रॉयलर मुर्गी पड़ती है। ब्रॉयलर मुर्गी को रोज़ खाना देना ज़रूरी होता है। डक के केस में अगर किसान के पास खाना रेगुलर देने का व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो डक पाल सकता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।